हेलो स्टूडेंट्स एंड एस्पायरेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीएस डोज पर। हमेशा की तरह एक बार फिर हम हाजिर हो गए हैं करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेटेड वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं विस्तार से हाल ही में रिलीज हुए यूनियन बजट 2022 की। जानेंगे क्या रहे इसके मेन सब पॉइंट्स, कौन से सेक्टर्स पे बहुत फोकस किया गया है और कौन से सेक्टर्स को रखा गया है माइनर कैटेगरी में। बहुत ही डिटेल्ड वीडियो होने वाला है ये, तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर करें। शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन से। थोड़ा सा पहले हम एक इंट्रोडक्शन देंगे कि बजट सिस्टम क्या होता है, कब ये लागू हुआ और किस तरीके से क्रोनोलॉजी और सिंक में ये अब तक चला आ रहा है। तो बात करते हैं फाइनेंशियल बजट सिस्टम। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन 7 अप्रैल 1860। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने आप में ही। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, सीडीएस अन्य किसी भी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपको अपने आप में ही पहली लाइन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म महसूस होनी चाहिए, क्योंकि बजट सिस्टम जो है 2 सवाल उसमें पूछे जा रहे हैं कि 7 अप्रैल यानी डेट कौन सी है, किस दिन ये लागू हुआ था और किस साल में लागू हुआ था। इसी के आगे हमने मेंशन किया है कि Sir James Wilson, the first Indian finance member, delivered the budget speech expounding the Indian financial policy as an integral whole for the first time। यानी कि पहली बजट स्पीच जो थी वो दी गई थी सर जेम्स विल्सन द्वारा। 7 अप्रैल 1807 को बजट सिस्टम जो है हमारा भारत में लागू हुआ था। तो ये इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस जो है अपने आप हम लोग इसमें फ्रेम कर देते हैं, पूरा एक थ्योरेटिकल फॉर्म में, सेंटेंस फॉर्म में बना देते हैं कि आप हर छोटे छोटे क्वेश्चन का भी एक शॉर्ट नोट क्रिएट करते चलें जो आगे आने वाले पेपर्स में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगले स्टैंजा पे चलते हैं और जानते हैं कि द फाइनेंशियल ईयर फॉर द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया इज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। तो एक फाइनेंशियल सेशन जो होता है, ईयर एक होता है जो पूरा फाइनेंशियल ईयर भारत में वो जो है वो चलता है एक साल के अप्रैल से दूसरे साल के मार्च महीने तक। ईच फाइनेंशियल ईयर इज देयरफॉर स्प्रेड ओवर 2 calendar years। द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर एज फ्रॉम अप्रैल टू मार्च वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया from 1867। Prior to that, the financial year in India used to commence on 1st May and ended on 30th April। तो आप ये देख रहे हैं, आगे हमने ब्रैकेट में मेंशन भी किया है, जहाँ कमिटी की रिपोर्ट थी जो बेसिकली कमिटी बैठी थी ऑन द चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो क्या चेंज हुआ था, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है अगर आप यूपीएससी, सीडीएस या किसी भी अन्य इंपॉर्टेंट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप पीसीएस पेपर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी ये क्वेश्चन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि फाइनेंशियल ईयर 18, आप अगर ये ईयर देखिए, ये जो मार्क ईयर है 1867, इससे पहले फाइनेंशियल ईयर जो था वो 1 मई से 30 अप्रैल तक चलता था। लेकिन झा कमेटी की जो रिपोर्ट थी, जो बैठी थी बेसिकली ऑन द कमिटी चेंज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो उन्होंने उसको चेंज कर दिया और अब जो चलता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल ईयर भारत में, वो चलता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च। चलते हैं अगले stanza पे। Although the Indian Constitution does not mention the term budget, it provides that the President shall, in respect of every financial year, cause to be laid before both the houses of Parliament, the House of People, that is Lok Sabha, and the Council of States, that is Rajya Sabha, a statement of the estimated receipts and expenditure of the government of that year। अगर आप हमारे साथ साथ इस वीडियो का शॉर्ट नोट बना रहे हैं या अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगी कि इस पर्टिकुलर लाइन को, जितना भी मैंने अभी रीड किया है इस सेक्शन को, ये आप बहुत अच्छे से कहीं पे भी लिख लें या अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये लाइन एज सच कॉन्स्टिट्यूशन की फ्रेम्ड लाइन है जिसमें बहुत अच्छे तरीके से साफ साफ बताया गया है कि बजट टर्म का कहीं पे भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल नहीं होता है। इसके बजाय अपने जो भारत का संविधान है उसमें ये मेंशन किया गया है कि हर फाइनेंशियल ईयर पे, जो कि अब चलता है अप्रैल से मार्च तक, प्रेसिडेंट को शो करनी होंगी राज्यसभा और लोकसभा में अ स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेटेड रिसिट्स, कि किस तरीके से किस सेक्टर में या किस मेजर कैटेगरी के लिए किस तरह से एक्सपेंडिचर हुआ और कितना खर्चा स्टेट गवर्नमेंट को, कितना खर्चा जो है सेंटर की सरकार को जो है दिया जा रहा है फॉर द वेलफेयर ऑफ द नॉर्मल वेल बीइंग। तो इस तरीके से ये जो एक लाइन है, दिस इज अ वेरी पर्टिकुलर स्टेटमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हैंस दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट with the exam point of view। अगले पॉइंट पे चलते हैं। This statement known as the annual financial statement is the main physical or budgetary document of the government। तो आप देख रहे हैं कि इसको annual financial statement भी कहा जा सकता है, and this particular statement, this is the budgetary document of the government। Budget has been described in Article 102 of the Indian Constitution as annual financial statement। तो बजट
एज अ टर्म नहीं इस्तेमाल किया जाता भारत के संविधान में, लेकिन बजट को हम अपने भारत के संविधान में आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कि इज प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट टू बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पैरा, railway budget was separated from general budget in the year 1924 on the recommendations of Ackworth committee. Again an important line which makes hundreds of important questions important for every upcoming exam. तो बात कह रही है कि जो जनरल बजट आता है, जो फाइनेंशियल ईयर का पहला बजट आता है, पहले यानी 1924 से पहले रेलवे बजट भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता था, लेकिन अब रेलवे बजट इज अ डिफरेंट बजट दैट इज बेसिकली कमेंस्ड बट विच इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द जनरल बजट, जो कि फाइनेंशियल ईयर की स्टार्ट में शो करता है. दीज पर्टिकुलर रिकमेंडेशंस वर मेड बाय द एक्वर्थ कमिटी. ये आपसे स्ट्रेट अवे सीधा सीधा सवाल पूछा जा सकता है आने वाले पेपर्स में. However, it is again merged with the union budget on the recommendation of नीति आयोग members B. Debroy and K. Desai on 21st September 2016. लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट है वो ये है कि हिस्ट्री में ऐसा हो जाने के बावजूद जब नीति आयोग का गठन किया गया, किस ईयर में नीति आयोग का गठन हुआ था भारत में, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे. तो जब नीति आयोग का गठन हुआ तो उनकी रिकमेंडेशन पे अगेन इस पर्टिकुलर रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया, जिसको नाम दे दिया गया यूनियन बजट का. और उस नीति आयोग के जो हेड मेंबर्स थे, दे वर बी डेब्रॉय एंड के देसाई, एंड दिस whole procedure was done on the date of 21st September 2016. Moving on, budget was presented each year on the last working day of February by the Finance Minister of India in Parliament, but now budget is presented on first working day of February. The budget has to be passed by the House before it can come into effect on April 1, the start of India's financial year. तो क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की जो शुरुआत होती है वो होती है अप्रैल से और वो खत्म होता है फाइनेंशियल ईयर अगले साल जाके मार्च में, लेकिन हमारे यहाँ जो प्रथा पहले थी कि बजट को फरवरी के लास्ट डे पे 28 फरवरी भी हो सकता है, 4 साल पे अगर देखें तो 29 फरवरी भी हो सकता है. तो इस तरीके से ये जो प्रथा थी इसका खंडन किया गया और अब जो बजट है वो फर्स्ट फेब को ही निकाला जाता है, सो दैट द बजट रीचेज दे गेट्स अप्रूव्ड बाय फ्रॉम ऑल द हाउस, एंड जहाँ जहाँ पे हर सरकार में जितनी भी आपको एक्सपेंडिचर्स प्रोवाइड करने हैं वो सारे ही अच्छे से कमेंस हो जाएं फ्रॉम द वेरी स्टार्ट ऑफ April 1, सो दैट की जो फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो बहुत ईज आउट हो और बहुत ही स्मूथ हो. चलते हैं इस बार के हाइलाइट्स की बात करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट एक हिस्ट्री हमने डिस्कस कर ली, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी फॉर्म हुए. उम्मीद करते हैं कि आपको ये सेक्शन समझ में आया होगा जिसमें हमने बात की इंट्रोडक्शन टू द बजट सिस्टम. अब हम बात करेंगे हाइलाइट्स ऑफ बजट 2022-2023 जो कि हाल ही में रिलीज हुआ है. पॉइंट के साथ हमने कुछ सिंपल से टिक पॉइंट्स बनाए हैं कि आप बहुत ईजिली ग्रास्प करते चले इन सारे ही बुलेट पॉइंट्स को. शुरुआत करते हैं. इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड बाय 9.2%. तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है इस बार का. मोस्ट आप कह सकते हैं कि ऑफन आस्क्ड क्वेश्चन ये है, बन जाएगा आने वाले पेपर्स में. 9.2% इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एस्टिमेट की गई है, इसका आकलन लगाया गया है. 60 लाख न्यू जॉब्स टू बी क्रिएटेड अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर्स. यानी 60 लाख तक नई जॉब्स जो है वो 14 सेक्टर्स में जो वो है इंट्रोड्यूस की जाएंगी अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक. 4 पिलर्स ऑफ बजट जिन पे मेन फोकस किया गया है वो पहला है पीएम गति शक्ति, सेकेंड है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, थर्ड है प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटीज, एनर्जी ट्रांजिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, एंड चौथा बजट का पिलर है फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. तो आप देख रहे हैं कि किन 4 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा जो है फोकस किया गया है. पीएम गति शक्ति, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स. अब बात करते हैं हम इन 4 पिलर्स की और देखते हैं इनको डिटेल में कि क्या बात ये कर रहे हैं और क्यों ये बन गए हैं इंपॉर्टेंट हिस्सा इस बार के बजट की 2022 और 2023 की. तो पीएम गति शक्ति की बात करते हैं तो इसकी जो स्कीम है बेसिकली इसका पहला पॉइंट कह रहा है नेशनल हाईवे नेटवर्क टू बी एक्सपैंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022 एंड 2023. यानी कि गोल बहुत बड़ा है और आप कह सकते हैं टाइम लिमिटेड है. तो पर्टिकुलरली स्कीम में जो जिसमें कि नेशनल हाईवे नेटवर्क पे काम किया जा रहा है जिसको एक्सपैंड करना है अब और ज़्यादा 25,000 किलोमीटर से, ये जो टारगेट है ये कंप्लीट करना है बाय 2022 एंड 2023. इसलिए ये काफ़ी अहम हिस्सा बना है इस बार के बजट का एंड इट हैज़ बीन अ हाईलाइट. ₹20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज्ड फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन. तो आप देख रहे हैं कि पूरे ही भारत के जितने भी नेशनल हाईवेज हैं उनके एक्सपेंशन के लिए किस तरीके से कितनी लागत जो है वो लगाई जा रही है. वित्त मंत्री द्वारा ये
आप कह सकते हैं कि एक अनाउंसमेंट किया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए जो है वो इस नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन में लगाए जाएंगे अंडर द पीएम गति शक्ति योजना. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बुलेट पॉइंट, कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड थ्रू पीपीपी मोड इन 2022-23 फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क एट 4 लोकेशंस. तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था 2021 का. आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो सरकार द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने वाले हैं, वो कौन सी 4 जगह में बनने वाले हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा. और ये पीएम गति शक्ति के अंदर इसलिए है क्योंकि इनको भी कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए थे इन 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स के लिए एट द 4 पर्टिकुलर लोकेशंस ऑफ इंडिया. दैट विल बी डन थ्रू ट्रिपल बी मोड इन 2022 एंड 23. बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट बजट पिलर की, विच इज रेलवेज. वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स. वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा न्यूज में रहेगा और आपके पेपर्स में भी बहुत ज्यादा आने की चांसेस हैं इसकी, कि हर स्टेशन का एक प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट होगा, यानी एक प्रोडक्ट हर स्टेशन का बहुत ही फेमस होगा, बहुत ही आप कह सकते हैं लाइबल होगा फॉर लोकल पीपल टू मेक देयर इन्वेस्टमेंट्स एंड टू ग्रो देयर लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन्स. अगले पॉइंट की बात करें तो 2000 किलोमीटर यानी 2000 किलोमीटर ऑफ रेलवे नेटवर्क टू बी ब्रॉट अंडर कवच scheme, the indigenous world class technology and capacity augmentation in 2022-23. तो 2000 किलोमीटर से रेलवे नेटवर्क को बढ़ा देना, जिस तरह से हमने देखा कि कैसे नेशनल हाईवे का जो एक्सपेंशन है वो भी 25,000 किलोमीटर कर दिया गया है, उसी तरह से रेलवे नेटवर्क जो है उसको भी कवच स्कीम के अंडर 2000 किलोमीटर तक एक्सपैंड कर दिया जाना है. 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स. अगले 3 साल का जो टारगेट सेट किया गया है इस बार के यूनियन बजट 2022-23 में वो है कि 400 नए जनरेशन वंदे भारत ट्रेन जो है वो लॉन्च की जाएंगी और वो भारत के अंदर चलाई जाएंगी. 100 यानी 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 ईयर्स. तो वो इस तरीके से 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स भी बनाए जाएंगे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए. अगले 3 साल का ये लक्ष्य है. चलते हैं अगले पिलर पे. पर्वतमाला की बात हो रही है और पर्वतमाला में बात हुई है नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम टू बी टेकन अप ऑन ट्रिपल पी मोड. कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी अवॉर्डेड इन 2022-23 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स टू 60 किलोमीटर्स लेंथ. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो अवार्ड किए जाएंगे फॉर 60 किलोमीटर लेंथ, यानी 60 किलोमीटर की दूरी के लिए 8 रोपवे प्रोजेक्ट्स की जो है ये स्कीम है, जिसमें जिसका नाम दिया गया है पर्वतमाला और जिसमें एक काफ़ी अहम रोल जो है फाइनेंशियल बजट 2022-23 का है. बात करते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट की. ₹2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 करोड़ फार्मर्स फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी. तो ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है, पेपर में पूछे जाने लायक सवाल है, पॉइंट आउट कर लीजिएगा आप अपने शॉर्ट नोट्स में भी, कि लगभग 2.5 लाख करोड़ का एक डायरेक्ट पेमेंट किया जाएगा आप कह सकते हैं 1.5 करोड़ फार्मर्स के लिए, कि वो बहुत अच्छे से चावल और धान मतलब धान और गेहूं की जो है खेती कर पाए, उनको ये डायरेक्ट पेमेंट दिया जाएगा इन देयर अकाउंट्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, 1400 करोड़ आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. तो ये बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे भी 1400 करोड़ का पूरा एक बजट जो है वो अनाउंस किया गया है. 9.8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ फार्मर्स लैंड टू रिसीव इरिगेशन बेनिफिट्स बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट. तो आप देख रहे हैं कि जो 1400 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट पे, दैट इज बिकॉज टू हेल्प दोज फार्मर्स जिनकी लगभग 9.8 लाख हेक्टेयर्स की जमीन है नियर अराउंड दैट पर्टिकुलर, कि वो इरिगेशन बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाए. चलते हैं अगले पॉइंट में. उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल्स टू बी इंटरलिंक्ड. तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स के पोर्टल्स थे और जितने भी इंपॉर्टेंट पोर्टल्स इन इटसेल्फ थे उनको इंटरलिंक कर दिया जाएगा. 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपैंडेड टू 200 टीवी चैनल्स. तो आप देख रहे हैं कि हर जगह पे कहीं ना कहीं एक ही चीज के साथ लिंक किया जा रहा है कि बहुत अच्छे से एक ग्रोथ हो पाए, एक बहुत अच्छा से इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो पाए उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का. और इसी तरीके से जैसे हमने बात की थी 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की, इसी तरह से 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम भी है अंडर द पीएम ई विद्या प्रोजेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च्ड. आप देख रहे हैं कि अब हम बात करेंगे आत्मनिर्भरता इन डिफेंस. तो 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट एम्बार्क फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री एंड अप फ्रॉम 58% इन 2021 एंड 22. मार्क कर लीजिए, आप देख रहे हैं. तो अगर आप गौर करें तो हमने हाईलाइट भी कर रखा है सेक्शन को, कि वो पर्टिकुलर डिफेंस में जो हमारा बजट है एक मेजर सेक्टर हो जाता है डिफेंस हमारे बजट्स के लिए, फाइनेंशियल बजट्स के लिए. तो उसी तरीके से उन्होंने जितना भी एक फंड दिया था
2021-22 में इससे काफ़ी आप देख सकते हैं पूरा 10% का इंक्रीज हुआ है इस साल। 58 से सीधे 68% की कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट जो है वो इम्बार्क किया गया है फॉर द डिफेंस सेक्टर, विच इज़ एक्चुअली नोन एज आत्मनिर्भरता इन डिफेंस। एनर्जी ट्रांजिशन और क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो एडिशनल एलोकेशन ऑफ ₹19,500 करोड़ फॉर प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव for manufacture of high efficiency solar modules to meet the goal of 280 gigawatt of installed solar power by 2030। तो आप देख रहे हैं कि जो गोल है वो बहुत बड़ा है, 280 गीगावाट की इंस्टॉल्ड सोलर पावर चाहिए 2030 तक, यानी कि काफ़ी हद तक, काफ़ी परसेंटेज जो है भारत का वो सोलर पावर पे चलने लग जाएगा। और इस पर्टिकुलर एक आप कह सकते हैं कि आइडिया के लिए जो प्रॉपर एडिशनल एलोकेशन किया गया फंड का वो है 19,500 करोड़, यानी 19,500 करोड़ रुपए जो है इस पे लगाए गए हैं। फिस्कल मैनेजमेंट की बात करें तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है एस्टिमेट किया गया है 39.45 लाख करोड़ का इन 2022 एंड टोटल रिसिप्ट्स अदर देन बोरोइंग्स जो है वो एस्टिमेट की गई हैं एट 22.84 लाख करोड़ की। फिस्कल डेफिसिट इन करंट ईयर जो है वो है 6.9% ऑफ जीडीपी अगेन 6.8% इन बजट एस्टिमेट्स। तो अगर आप देखें तो जो पिछले बार जो आकलन लगाया गया था वो लगाया था फिस्कल डेफिसिट लगाया गया था 6.8% फिस्कल डेफिसिट का, लेकिन इन करंट ईयर दैट इज एक्चुअली 6.9% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। Moving on to the last bullet point of this video and also the most important, fiscal deficit in 2022 and 23 is estimated at 6.4% of GDP। तो अगर इस बार का अगर हम आकलन देखें अगले बार के लिए तो वो किया गया है 6.4% ऑफ GDP। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स हैं जो हमने आपके लिए इस वीडियो में क्लस्टर फॉर्म में बनाकर हम लेकर आए बुलेट पॉइंट्स के रूप में, जैसे कि आप बहुत इजीली इस वीडियो को अगर एक बार भी देख लेंगे तो ये सारे पॉइंट्स आपके जहन में फ्रेश हो जाएंगे व्हेन यू आर गोइंग टू गिव योर पेपर एंड दैट कैन बी एनी अपकमिंग इंपॉर्टेंट पेपर। तो इसी तरह से अपना साथ बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जारी रखिए अपनी तैयारी, कीप बूस्टिंग योर प्रिपरेशन विद वीडियोज ऑफ डेली जेएस डोज, डू वॉच आवर करंट अफेयर सीरीज and don't forget to subscribe our channel Daily GS Dose. Thank you for watching.